नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो फिर से आपके लिए एक वीडियो हाजिर है। उस सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हुए, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है बच्चों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है कि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं बच्चों, तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, तो इनकी संख्या क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। याद रखना, नंबर इन आरबीसी इंक्रीज एज गोइंग टू द हाई एल्टीट्यूड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो हमारे पास विषैली होती है। तो हमारे पास बच्चों चर्म शोधन में कौन सी ऐसी धातु है जो आपके पास एक तरह से विषैली होती है, वो कौन सी है बच्चों, क्रोमियम है, और जिसका संकेत कितना है Cr, और एटॉमिक नंबर जिसका कितना है 24। और ये भी याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, ये एक तरह से सकारात्मक धातु है। जितनी भी दी हुई है बच्चों, जैसे क्या है कि निकल है, जस्ता है, क्रोमियम, सीसा, ये सब क्या हैं, सकारात्मक धातुएं हैं, और इन्हें कहते क्या हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बंसन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो पहले तो याद रखोगे बच्चों, स्ट्रोंशियम का संकेत क्या है, Sr, और इसे क्या कहा जाता है, अर्थ अल्कलाइन एलिमेंट कहा जाता है। और यह रंग कैसा देता है बच्चों, क्रीमजी रेड कलर देता है, क्रीमजी लाल रंग देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पटाखों में भी यही रंग देता है बच्चों। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल होता है। तो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति भारीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा होता है, उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्रण बल के समान होता है, और सैटेलाइट के विशेष डिजाइन द्वारा प्रभाव विहीन होता है। तो आपके पास क्या लगाओगे आप, अभिकेंद्रण बल के समान होता है। क्लियर। सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर किस के बराबर होता है, तो क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो है वो अभिकेंद्रण बल के समान होता है। क्लियर। तो इसीलिए वो कैसा महसूस करता है, वहाँ भारहीनता महसूस करता है। तो चलिए नेक्स्ट आता है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किससे बनाए जाते हैं, लो यौगिकों से, लो चुंबकीय यौगिकों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल की मिश्र। तो आपको यही याद रखना है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से क्या बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, यानी विच फिनोमेना अकर्ड विद द फर्स्ट, यानी इनमें से कौन सी ऐसी परिघटना है जो सबसे पहले घटित हुई थी। जिसमें आपके पास पहले आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, और मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा इसमें, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। ये क्या है, इनमें सबसे पहली परिघटना है। उसके बाद इनकी खोज हुई है, जो आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और मैडम क्यूरी, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बाद में उठे थे। और पहली घटना इनमें से कौन सी है, मार्कोनी ने जो प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी में आपके पास मुख्य रंग कौन से लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है बच्चों, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी जो कलर आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होते हैं। तो आपके पास कौन से होते हैं बच्चों, लाल, नीला और कौन सा, हरा। ये आपके क्या रखे जाते हैं, फोटोग्राफी के मुख्य कलर रखे जाते हैं। चलिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस यानी उफान सा होता है, सी की साउंड आती है। तो वो हमारे पास किस गैस के कारण आती है, वो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठोस रूप में कहें तो क्या कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस
कोटि के फोटो प्रिंट के जीवन की अवधि सबसे लंबी होती है। तो इनमें से किसकी अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, फिक्सर के लिए क्या है, बिना रंगीन प्रिंट की श्वेत श्याम प्रिंट की, या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट की। तो हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट की क्या होती है? अवधि सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग क्या थे? तो अब देखो, जिसके कारण हमारे पास प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग क्या थे? यानी जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, और या आपके पास क्या है, किस्म की सिंचाई, अधिक सिंचाई, विद्युत सिंचाई और क्या, शुष्क खेती का चलन। तो हमारे पास बच्चों जो हमारे पास हरित क्रांति का प्रक्षेप हुआ था वो किसके कारण हुआ है? सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म। ये हमारे पास क्या लेके आए थे? हरित क्रांति लेके आए थे। क्लियर। तो चलिए, ताम्र के डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार होगा। तो अब आपके पास जब ताम्र की डिस्क है बच्चों, ये जैसे ताम्र की डिस्क है, इसमें जैसे छेद कर दिया, अब आप इसको गर्म करें तो धीरे धीरे ये छेद क्या करने लगेगा? भरने लगेगा। ऑप्शन क्या लगाओगे? घटता है। क्लियर। इसका साइज क्या होता है? घटता है। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण को उपयोगी पाया गया था? तो वो किसको पाया गया बच्चों? जल खुंबी को पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक बहिस्त्रावण द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को, यानी बहिस्त्रावण, औद्योगिक बहिस्त्रावण से जो जल प्रदूषण बाहर होता है तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल खुंबी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? वो प्राकृतिक गैस रखती है, भाप अंगार गैस रखती है, कोयला गैस रखती है, या इंडेन? तो वो आपके पास कौन सी रखती है बच्चों? प्राकृतिक गैस रखती है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? CNG। और इसका मुख्य घटक आपके पास क्या होता है? मीथेन होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो इनसेट आपके पास 2E कहाँ से सैटेलाइट प्रमोचित किया गया था बच्चों? कोरू से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? तो किस में हमारे पास सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है? तभी बताया था बच्चों, प्राकृतिक गैस में है, जिसका मुख्य घटक क्या माना जाता है? मीथेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है? यानी कितना तो बर्फ का हिस्सा ऊपर होता है। जैसे आपके पास पानी है और पानी में आपके पास ये मान लीजिए ग्लेशियर है, तो इसका कितना हिस्सा भाग समुद्र में ऊपर रहेगा और कितना इसके अंदर रहेगा? तो 1/10 भाग कहाँ रहता है? ऊपर। और 9/10 भाग कहाँ रहता है? नीचे। तो कितने भाग हमारे पास बच्चों उस सागर के ऊपर तैरेगा? तो वो 1 भाग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो हमारे पास पहली बात तो है बच्चों की चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और दूसरी बात, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन नहीं हो सकता। तो चंद्रमा पे मुख्य तौर पर क्या नहीं है? एक तो जल नहीं है, जल ना होने के कारण वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं है। दूसरी बात, उससे बनने वाली प्रक्रियाएं भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है बच्चों, सिर्फ सांस लेने के लिए काम आती है, लेकिन जल हर चीज़ को क्या है, पर पनपने के लिए जरूरी होता है। तो जल क्या होता है? जल ही क्या है? जीवन है। तो जीवन किसके बगैर नहीं बन सकता? जल के बगैर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला करता है, यूरेनियम करता है, रेडियम या डीजल? सभी को पता है बच्चों कि हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का यूज करते हैं, जिसका सिंबल कितना है? U, एटॉमिक नंबर 92 और 235 ये लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है,
चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या है? बी। चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, तो दाब नहीं बनता, तो साइफन विधि नहीं लगती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर आपके पास बर्फ की स्थिति होगी, तो वो बर्फ किस स्थिति में होगी बच्चों? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो दोनों में इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि बर्फ के, दोबारा से सुन लीजिए, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ की स्थिति कहाँ रहेगी? तो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, या अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब। तो देखो बच्चों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों में एक स्तर पर रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अल्कोहल में ऊपर के स्तर पे रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन क्या बनता है? सिर्फ आपका जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, क्योंकि अल्कोहल और जल की डेंसिटी का फैक्टर लगता है बच्चों। जिसका आणविक द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व क्या है? अधिक। तो यहाँ फैक्टर किसका लगता है? डेंसिटी का, जिसके चलते जल का घनत्व उससे कम है, तो जल में क्या रहेगी? ऊपर के स्तर पर ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो चंद्रमा पर जब आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है बच्चों? इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, ये है बच्चों। हाँ जी, अब देखिए कि हमारे पास, रोटेट कर देते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 22। तो चलिए 22 पे वापस ले चलते हैं, 23। तो ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास कि जो चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो क्या जब हम उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, और चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने पर, या पृथ्वी पर पुनः प्रवेश और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो देखो, पहले वो पृथ्वी से गुरुत्व पार करता है और फिर वो वापस आता है, तो उसका खर्च क्या होता है? ईंधन है सबसे ज़्यादा। तो ये लिखोगे, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में उसका ईंधन क्या होता है? सबसे ज़्यादा खर्च होता है। चलिए 24 क्या कहता है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास वायुमंडल की ओजोन जो ऊपरी परत है वो निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, या वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप? बी। तो ऑक्सीजन में अणुओं का क्या होता है? संयोजन, और जिससे क्या बनती है? O3 बनती है, ठीक है। और इसका कारण किसका, सहयोग किसका होता है? इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो आपके पास न्यूट्रॉन की स्पीड, अवमंदित का मतलब होता है उसे रोका जाता है, उसकी स्पीड कम की जाती है, तो वो किससे की जाती है? मॉडरेटर से की जाती है। मॉडरेटर यानी इसे नियामक भी बोलते हैं, मंदन मंदक भी बोलते हैं, जिसमें आपके पास ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज किया जाता है। तो निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो वो बच्चों कौन सी थी? सोनी। तो सोनी कंपनी ने सबसे पहले कौन सा रेडियो तैयार किया है? ट्रांजिस्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलन करने के लिए उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एग्जॉस्ट से उष्मा प्राप्त करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, या बिजली की चिंगारी द्वारा। तो उसमें वायु में क्या होता है बच्चों? संपीड़ित करके, यानी सिलेंडर होता है, एयर कैलेंडर होता है, उसमें से वायु क्या होती है? कंप्रेस होती है अंदर जाकर, तो वो उसका तापमान इंक्रीज करने में और उसका प्रेशर इंक्रीज करने में, दोनों में सहायता देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस मुख्य तौर पर कौन सी मानी जाती है बच्चों? कार्बन
ऑक्साइड मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु सहनती कौन सी है? जो परमाणुओं से बनी है जिनके प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या आएगा? 35, क्योंकि इसमें परमाणु सहनती का अर्थ है बच्चों परमाणु द्रव्यमान। परमाणु सहनती का अर्थ क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस क्या लेते हैं अपन? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 17, और न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास? 18। आपका आंसर कितना बनता है? 35। तो ये आपके पास है, दोनों नाभिक के कणों का जोड़ कर दीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और होता कौन सा एलिमेंट है वो? क्लोरीन। चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन का अर्थ होता है कूलेंट के लिए, ठंडे के लिए प्रशीतन का रूप। तो चलिए इसका किससे? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियोन या फोस्फिन। तो किसका होता है बच्चों? फ्रियोन। फ्रियोन में क्या आती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज किस में होता है? प्रशीतन में। तो चलिए किसी प्रशीतित में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, या कहीं भी हो सकती है? तो देखो शीतल प्रणाली यानी फ्रिज, फ्रिज प्रशीतित क्या होता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर। उसमें जो क्या कूलेंट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है? ऊपर होता है। फ्रिज, फ्रिज में कूलेंट सिस्टम कहाँ होता है? सबसे ऊपर रखा जाता है। जो बर्फ़ वाला क्या हिस्सा होता है सबसे ऊपर होता है। तो वहाँ से वायु ठंडी होकर क्या करती है? नीचे बैठती है, और हल्की वायु क्या उठती है? जो गर्म होती है वो ऊपर। तो लगातार इससे क्या है कि सर्कुलेशन बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? शीर्ष पर होनी चाहिए। क्लियर। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो वह उसका परमाणु क्रमांक 2 होने के कारण, वायु से हल्की है, वह जल के अवयव में से एक है, या वह उत्कृष्ट गैस है। तो आंसर क्या लगाओगे? वह वायु से क्या होती है? हल्की होती है। क्लियर। तो चलिए भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो भारत से पहले वो कितने देश हैं जिन्होंने परमाणु बम का विस्फोट यानी परीक्षण वो कर चुके थे? तो उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 5। तो भारत से पहले करने वाले कितने देश थे? 5। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो बच्चों अग्नि के बारे में आप लोग जानते हैं। अग्नि नाम किसका है? एक मिसाइल का है, और वो एक लॉन्ग रेंज क्या मानी जाती है? प्रोजेक्टाइल मिसाइल है ये। तो लॉन्ग रेंज है तो दीर्घ प्रयास वाली क्या है? मिसाइल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अति लघु समय यानी शॉर्ट टाइम पीरियड को मापना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, या श्वेत वामन का? तो उसमें क्या की जाती है? एटॉमिक वॉच यूज की जाती है, परमाणु घड़ियां यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परिवर्तित एजुसेट से क्या सुविधा उपलब्ध है? यानी इसरो के परिवर्तित एजुसेट से 2000 में क्या सुविधा उपलब्ध हुई थी? वो उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आधुनिक जानकारी, या शैक्षिक संयोजकता। देखो एजुसेट का है, एजू का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन है तो किससे संबंधित है? शैक्षिक संयोजकता से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदला जाता है? तो यानी यूरेनियम जब टूटता है बच्चों रेडियो एक्टिविटी के अंदर, लास्ट में जाके वो किस आइसोटोप में बदल जाता है, और वहाँ जाके वो स्टेबल हो जाता है? तो लेड में। लेड क्या होता है बच्चों? शीशा है, तो शीशे में लास्ट टाइम में वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ मिसाइल कहा जाता है? तो सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान वैज्ञानिक। तो चलिए यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन तो ये आता है बच्चों कि यूरेनियम जब टूटता है तो किस आइसोटोप में रुक जाता है लास्ट में जाकर, या क्वेश्चन ये उठता है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विखंडन के फलस्वरूप, फलस्वरूप का मतलब रिस्पेक्टिवली अंततः लास्ट में जाकर क्या बनता है? तो वो क्या बनता है बच्चों? शीशा बनता है, जहाँ पे वो जाकर रुक जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों जो आपके हैवी वाटर में नहीं है? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक
पानी से अधिक होता है या यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता, ये पूछा है, जो नहीं होता है वो बताना है। तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट किसका, हैवी वाटर का। क्लियर। तो चलिए ये थे हमारे पास क्वेश्चन। अब आता है कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिक्रिय अवशेष पाए जाते हैं। तो किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिक्रिय यानी जो पौधे के नीचे दबने से शुरुआत में कंटेंट बनते हैं, वो कोयले की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, पिट कोयले से, जिसे क्या कहा जाता है, घटिया क्वालिटी का कोयला। यानी जो चीज़ पिटी होती है उसे घटिया कहते हैं। तो घटिया क्वालिटी का कोयला, कच्चा कोयला, आरंभिक कोयला कौन सा होता है आपके पास, पिट कोल है, ठीक है। तो चलिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, इसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसके 3 रिलेशन हैं। अगर आपसे पूछता है आधा समय देकर, याद रहे आधा समय देकर, और कभी भी 3/4 पूछ ले कि 3/4 का समय क्या होगा, तो आधा समय आपको दिया हुआ है कितना, आधा जीवन काल 4 महीने हैं। और जब वो कभी भी 3/4 पूछे तो आपको ये याद रखना है, उसका 3/4 जो समय होगा वो हमेशा दुगुना होता है किससे, उसके आधे जीवन काल से। पक्का हो गया कि जो 3/4 का समय है, 3/4 उसका भाग कितने महीनों में नष्ट होगा, तो वो आप किससे पता करोगे, उसके आधे जीवन काल को 2 से गुणा कर दो, तो उसके 3/4 भाग में लगने वाला समय आ जाएगा, वो कितना होगा, 8 महीने। क्योंकि आधा जीवन काल कितने में जा रहा है, 4 महीने में, उसका क्या करना है, डबल। तो कितने आएंगे आपके पास, 8 महीने, पहली बात। दूसरी ये भी याद रख लेना बच्चों कि अगर आधा जीवन काल दे रखा है, क्या दे रखा है, आधा जीवन काल, और अगर आपसे पूछ ले कि उसका 99.9% नष्ट होने में कितना समय लगेगा, अगर आपको आधा जीवन काल तो दिया हुआ है और वो पूछ ले कि 99.9% खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 99 पॉइंट बच्चों 9% अगर खत्म होगा तो वो आधे जीवन काल का 10 गुना लेना है। अगर इसी में पूछ लेता कि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ अगर 99.9% खत्म होगा तो इसका पूरा खत्म होने में लगने वाला समय कितना होगा, तो 4 महीने का 10 गुना कर दो, कितना आएगा, 40 गुना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यानी एमआरआई की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, पाल्सी लॉटरबर्ग को मिला था बच्चों। लॉटरबर्ग ने किसकी खोज की थी, एमआरआई की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये आपका बच्चों किस रूप में होता है, नियामक। नियामक क्या होता है आपके पास, मंदक, जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, मॉडरेटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो वो कौन सा होता है बच्चों, यूरेनियम। तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन कौन सा यूज होता है, यूरेनियम, यानी एक रेडियो सक्रिय पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है, ये भी वैसे ही है बच्चों जैसे मैंने बताया था कि भारी जल और ग्रेफाइट दोनों के दोनों किस रूप में होते हैं, मंदक, तो मंदक के रूप में यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल और वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेही गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे विषैली गैस कहा जाता है, और इससे मानसिक विकार भी पैदा होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रवास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप स्तर है, यानी वह कौन सा प्रक्षेप स्तर है जो मध्यवर्ती यानी मॉडरेट रेंज का है, जो बीच की रेंज का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है अपने पास, अग्नि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आता है अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख का कोडन करने के बाद, अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख का कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा
प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। तो निम्नलिखित में से प्रक्रिया कौन सी है इसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आपके पास बच्चों ये जो कोड आते हैं ये किससे आते हैं? सारे फैक्स से आते हैं। क्लियर? चलिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या माना जाता है आपके पास? फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर? तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।